ठीक है। भारत का संविधान क्यों और कैसे, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान कैसे बना। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा में संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान भारत के सदस्य 1935 से स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। तो विधानसभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई है जिसे ब्रिटिश मंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो भारत का ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून जो है ना 1935 के नियम कानून से चल रहा है, तो इनके कहने का मतलब यही है। और ये देखिए, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और फिर 14 अगस्त 1947 को जब भारत में विभाजन हो गया, तो विभाजन के रूप में पुनः बैठक, इसकी पुनः बैठक हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रदेशों प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। ठीक है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख सदस्य मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उनके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया। ये पूछा जाता है कि भारत की जो सदस्यों का, प्रतिनिधियों का चुनाव है, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। किसके? जिन्होंने 1935 के नियम कानून को बनाया था। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, भाग में उन तीनों कारकों का पर प्रकाश डाला गया जो संविधान के प्रभावी सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप अपने राजनीतिक लोकतंत्र को अपने सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझा जाना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं जिनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र की मूल परियोजना को ही विफल कर देता है। ठीक है, स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और ना ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को से अलग किया जा सकता है। ठीक है, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देती है। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देती है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, ये जी लिखी हुई है, क्योंकि ये लाइन अक्सर जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्वतंत्रता, समता और मतलब ये जो है ना, कहाँ गई ये लाइन, ये है, ये अक्सर पूछा जाता है कि आपको अगर स्वतंत्रता और समता में चुनने का अवसर मिले, इन दोनों में से आप क्या चुनेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों शब्द एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप
स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों से पूछा जाता है कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता में अब तीनों में से किसी एक शब्द को अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसका चुनाव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आयोग करता है कि इन तीनों शब्दों में से आपको अगर एक शब्द चुनना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लाइन देखिए, स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही स्वतंत्रता को समता को बंधुता से, ठीक है, स्वतंत्रता और समता को बंधुता से, ठीक है, अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों को अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देंगी। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, अगर समानता नहीं है तो वहाँ पे लोग स्वतंत्र भी अगर हो गए तो अगर समानता नहीं रहेगी तो जो समाज सबल होगा वो निचले वाले तबके के लोगों को दबाएगा, वो अपनी प्रभुता दिखाएगा। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी क्या आपकी कक्षा में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है, और इनको एक साथ कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। संविधान सभा का स्वरूप। ठीक है, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, जिसे इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्यों की संख्या 284 सदस्य उपस्थित थे। 299 में कितने आए? 284। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान का अपने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार उपमहाद्वीप के विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ। ऐसी संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक व केवल सुरक्षित लोग बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा में के गठन का यह विवरण केवल सतही और तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उनसे ज़्यादा प्रतिनिधि पूरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। ठीक है, और सभी सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार। ठीक है, अधिकतर संविधान सभा के अनुसूचित जातियों में से 28 सदस्य थे। जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसने 82% सीटें प्राप्त की थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारा की नुमाइंदगी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आलोचना कर रहे हैं क्या कि भारतीय संविधान तो ऐसे लोगों ने बना दिया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे नहीं चुने गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि पूरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। ठीक है, प्रतिनिधि पूरक बनाने का कि मतलब जो लोग संविधान सभा को, जो लोग राजनीति कर रहे थे ना और जो लोग चला रहे थे, उन्हीं लोगों ने संविधान बना दिया। ठीक है, ऐसा आलोचना करते हैं लोग कि जो लोग पार्टियां बना रहे थे उन्हीं लोगों ने क्या किया, मिल करके संविधान बना दिया। तो ठीक है, ऐसी बात तो सही है कि जो लोग पार्टियां चला रहे थे उन्हीं लोगों ने संविधान बना दिया, लेकिन वह लोग जो लोग पार्टियां चला रहे थे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन मतलब एक लोकप्रिय नेता होते ना, कि लोकप्रिय नेता का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। ठीक है, लोगों की आम बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, उनकी छवियां। ठीक है, यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है तो क्या होता? क्या वह इस क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? हाँ, बिल्कुल भिन्न होती। ठीक है, संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी, वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ के रूप में मूल्यों से ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए अवांछनीय है
सभा के लिए वांछनीय है कि उसके समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। वह यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों ने प्रायः मतभेद हो जाते थे कि लेकिन सदस्यों द्वारा हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ठीक है, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे हित को, देश के हित को ध्यान में रखा। हाँ ठीक है, लोगों के दो सदस्यों के बीच में वैचारिक मतभेद तो हो ही जाता है या हो जाता था उस समय। ये लिख रहे हैं भारत के प्रायः मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद बना हो। ठीक है, मतलब अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई भी जो है मतलब मतभेद नहीं हुआ कि हम व्यक्तिगत हमारी ये मांग है, ऐसा नहीं था। एक मतलब जो जिस तबके से आता था ना, मान लीजिए जैसे अंबेडकर साहब थे, वो निचले तबके के लोगों के लिए लड़ रहे थे कि हमको ये अधिकार चाहिए, ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए। ठीक है, वो मांग करते थे लोगों से कि आपकी क्या सहमति है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वैसे ही और सदस्यों के लोग थे, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई मांग रहा था तो कोई कुछ के भी मांग रहा था। ठीक है, तो इसी ऐसे ही इनके कहने का मतलब ये है कि तो बनाने वाले लोगों के बीच में मतभेद तो था, लेकिन अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई मतभेद नहीं था, वो सामाजिक हितों के लिए मतभेद था। ठीक है, ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान की संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा होते हुए आधुनिक राज्य की बुनियाद है। ठीक है, संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग किसी वाद विवाद से पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने की पर वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, इसी को ये जो है ये बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। हाँ ठीक है यार, सबको वोट देना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर सभी विचार विमर्श और वाद विवाद हुए। इस प्रकार इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा या इसे बढ़िया व्यवहार रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों में चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद आस्था, स्वार्थ या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई है और अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से हैं। कार्यविधि क्या है कि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। या विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर प्रकार जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। ठीक है, अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के, ठीक है, अंबेडकर जी क्या थे, अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सब ने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ
कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों, कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो। कोई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए कि जिसपे मत विभाजन करके भी उसको फैसले को लिया गया। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित स्वरूप में उनका जवाब भी दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि की संविधान सभा की बैठकों में कितना 166 दिन तक चली। इस सत्र में आखिरकार और आम लोगों के लिए बातें खुली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा। ये है आगे हम लोग पढ़ते हैं ये अम्बेडकर साहब की कुछ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति की सभापति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक दूसरे का अभिवादन करते हुए। तो ये फोटो किसका है कि जिसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सभापति कौन थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। जैसा मैंने महसूस किया कि शायद ही किसी ने किया हो, प्रारूप समिति के सदस्यों में विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर साहब अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साहित और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उनमें सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया बल्कि उन्होंने जो भी कार्य किए उसी भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों के परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। जैसे मैं जानता हूं कि उन सभी में उतने ही उत्साह और लगन से साथ काम किया जितना कि उनके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये लिखा है संविधान सभा के वाद विवाद खंड में। ठीक है, तो इनके 26 नवंबर 1949 को, तो देखो बाबू, इनके कहने का मतलब ये है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये लिखा है कि अंबेडकर साहब की तबीयत बहुत ही गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी वो उस अस्वस्थ होते हुए भी उस सभा में पहुंचे थे और उन्होंने उस सभा के सभापति के रूप में काम किया और उत्साह और लगन के साथ काम किया। और उनके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ही नहीं, सब पूरी कमेटी ने बराबर की, मतलब पूरी कमेटी ने मेहनत किया, सबका काम बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। ठीक है, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी। उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति, ठीक है, न होती जिसे संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। इस तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों का मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्राप्त किए गए थे। संविधान लागू होने में कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन की उन प्रश्नों पर चर्चा की हुई थी जो संविधान बनाने के प्रासंगिक थे। भारत के, देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तभी से इन सब मतलब बनाने की तैयारी चल रही थी और उसमें उन सब प्रश्नों का चर्चा चल रहा था। ठीक है, भारत के संविधान का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, ये किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं से दूर किया जाना चाहिए, इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को भी संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। यह इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाएं और मूल्यों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। ठीक है, प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव
के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन जनसंख्या पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया है। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार भी बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। ठीक है। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारण यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया। मूल संविधान यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। ठीक है। संविधान सभा के संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण करती हैं। शासकीय संस्थाओं की सार्वजनिक संतुलन व्यवस्था व्यवस्थित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। ठीक है। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य असंवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने पे कोई परहेज नहीं की। यह उसके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है। उन्होंने किसी भी ऐसी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्यों के संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों के अनेक प्रावधानों को भी लिया, लेकिन उन विचारों का लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था। हालांकि बल्कि बात उससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा में संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व के सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। तो बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि कुछ लोग आलोचना करते हैं भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है। कुछ लोग उधार का थैला कहते हैं कि बाहरी लोग, मतलब विदेशी मानसिकता के लोगों ने भारतीय संविधान को लिख दिया और उसी को हम लोग झेल रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो यहाँ पे आम सहमति के आधार पे बनी, ठीक है, और जो किसी भी देश के, मतलब सभी देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, उन सभी देशों के संविधान से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको लेकर के अपने संविधान में रखा गया, संकलन किया गया उसका। तो कुछ लोग कहते हैं अरे तो नकलची करके, कॉपी करके बस ला के रख दिया, वो अपना थोड़ी लिखे हैं, ऐसा कहते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि कोई अच्छी चीज़ें कहीं से भी मिल रही हैं तो उसको ले लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। ये खुले दिमाग की पहचान होती है। ठीक है। बंद दिमाग की नहीं, ये खुले दिमाग की यह पहचान होती है कि जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ से भी है उसको उठा लीजिए। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे संविधान सभा में संकुचित दृष्टिकोण के लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो पूरे विश्व को अपनी आंखों से देख रहे थे और समझ रहे थे दिमाग से कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं, और ला करके अच्छी चीज़ों का संकलन किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। ठीक है। तीसरी बात कह रहा, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी। वह सभी प्रशक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी जाएगी। ठीक है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता होगी या जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण देना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को, पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि व्यवस्था को स्वीकार किया जो भारतीय किया जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलन व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने अन्य परंपराओं से कुछ ग्रहण करने में कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है। उन्होंने किसी भी ऐसी बौद्धिक या ऐतिहासिक उदाहरण को अनदेखी नहीं किया जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा ना कि उधार का थैला कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, विश्व इतिहास की इस पड़ाव में बनाए गए संविधान में ये देखिए, संविधान सभा की चर्चा में अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब, BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान आगे बढ़ते हैं कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में कुछ नया भी हो सकता है। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो कमियों को दूर करे, उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा ना बाबू कि आप संविधान में कुछ जरूरत पड़ने पर परिवर्तन यानी कि संशोधन कर सकते हैं कि जो आवश्यकता है के अनुसार, समय के अनुसार चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। तो इन्होंने कहा कि समय के अनुसार उसमें कुछ हल्का फुल्का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान। जैसे ब्रिटिश संविधान कहाँ से, इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की बात हो रही है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीतने का फैसला, सरकारों का संसदीय स्वरूप, कानून शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, इंग्लैंड से हम लोगों ने इंग्लैंड से ये चीज लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार को संसदीय स्वरूप और कानून के शासन का विचार। ठीक है, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका और कानून निर्माण में विधि। ठीक है, जो कानून निर्माण में विधि आती है। ठीक है, तो उसका ये सारे प्रावधान अपने देश में कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश संविधान इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए। इसके पहले मैंने आपको बढ़ाया था ना, स्पेन से आयरलैंड ले लिया, आयरलैंड ले लिया, आयरलैंड से भारत ने लिया। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अमेरिका के ये कहाँ से लिया, DPSP आयरलैंड से लिया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची लिया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, अमेरिका से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया। ठीक है, ये फ्रांस का संविधान है। ठीक है, वहाँ से लिया गया। और कनाडा का संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप यानी कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये कहाँ से लिया बाबू, कनाडा से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष के लिए। निष्कर्ष में क्या है कि
यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि देश को एक ऐसी संविधान दे सके जिनकी जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यदि यही वह कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता में से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। ठीक है, जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दब कर रह गए हैं, भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्था मात्र न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रख सकें। ठीक है, तो अपने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।